इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। इंडिया के एयरलाइन बिजनेस का मार्केट साइज 14.78 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन इंडिया में एयरलाइन बिजनेस रन करना मानो जैसे किसी हाथी को पालने के बराबर है। और ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडिगो ही सिर्फ एक ऐसी एयरलाइन है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे एयरलाइन घाटे में चल रहे हैं। लेकिन ये जो एयरलाइन बिजनेस है ये इंडिया में इतना डिफिकल्ट क्यों और कैसे बना, ये हम एक सिनेरियो से समझते हैं। मान लो अगर मुझे आज से 2 या 3 महीने बाद जून या जुलाई में वेकेशन पे जाना है इंडिया में, मैं अपना डेस्टिनेशन चूज करता हूं मुंबई टू कश्मीर। मुझे मुंबई टू कश्मीर जाने के लिए श्रीनगर की फ्लाइट लेनी होगी जो रहेगी मुंबई से श्रीनगर के लिए। और अगर मैं मुंबई टू श्रीनगर की टिकट फेयर्स देखूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली वो 13,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। लेकिन सेम मंथ या फिर सेम डेट्स के आसपास अगर मैं सेम टिकट मुंबई से दुबई की करवाता हूं तो मुझे वो 13,000 से भी कम में पड़ेगी। टेक्निकली होना तो ये चाहिए था कि मुझे इंडिया में अगर ट्रैवल करना है तो मुझे टिकट फेयर कम लगना चाहिए था इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कंपैरिजन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है टैक्सेस और चार्जेस। लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जब हम कोई भी एयर टिकट बुक करते हैं तो उसके अंदर कौन से चार्जेस इंक्लूड किए जाते हैं। मेजरली जब आप कोई एयर टिकट बुक करते हो तो उसका जो टिकट का अमाउंट है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। एयरलाइन चार्जेस, ऑपरेशनल चार्जेस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चार्जेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस। मान लो आपने एक फ्लाइट की टिकट बुक की जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपए, तो उस 10,000 रुपए में से 60 to 70% वो 10,000 का जो अमाउंट है वो सीधा जाएगा एयरलाइन को। आपको उनके प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ फ्यूल चार्जेस भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस होते हैं जो एयरलाइन को एयरपोर्ट को पे करने पड़ते हैं, लेकिन एयरलाइन वो चार्जेस भी हमसे वसूलती है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। चार्जेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहला चार्ज होता है यूजर डेवलपमेंट फी। ये यूजर डेवलपमेंट फी आपसे टिकट के थ्रू इसीलिए लिया जाता है ताकि जो एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में खर्चा आता है, जिसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, जिससे आपको एयरपोर्ट का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, उसके लिए यूजर डेवलपमेंट फी आपसे टिकट के थ्रू चार्ज की जाती है। फिर जो AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो आपसे पैसेंजर फी भी चार्ज करती है, क्योंकि जो आपके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं एयरपोर्ट में एंटर होने से पहले, उसकी फीस आपसे पैसेंजर फीस के नाम पे ली जाती है टिकट के थ्रू। फिर आता है क्यूट चार्जेस। नाम तो सुनने में थोड़ा फनी है, लेकिन उसका फुल फॉर्म है कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट फी। सिक्योरिटी चेकिंग के वक्त जो मेटल डिटेक्टर यूज होते हैं, आप जो एयरपोर्ट पे एस्केलेटर यूज करते हो और एयरपोर्ट की कोई भी कॉमन इक्विपमेंट यूज करते हो, तो उसके लिए आपसे क्यूट फी के नाम पे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। फिर लास्ट में आता है पैसेंजर सिक्योरिटी फी। जब आप इमिग्रेशन के पहले सिक्योरिटी चेक्स करवाते हो CISF के जवान से, और जो CISF के जवान होते हैं जो आपके एयरपोर्ट सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, उनके पैसे भी आपसे पैसेंजर सिक्योरिटी फी के नाम से लिए जाते हैं टिकट के थ्रू। और ये जो पैसेंजर सिक्योरिटी फी है ये इंडिया के ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट से ली जाती है, जिसका एक फिक्स अमाउंट होता है 236 रुपीज का। अब इतने सारे चार्जेस जो आपके टिकट में लगते हैं, तो ये कॉस्ट आप तो बेयर करते ही हो, लेकिन एयरपोर्ट्स भी जो है वो एयरलाइन से तगड़े चार्जेस वसूल करती है। जब कोई प्लेन किसी एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो उस एयरलाइन को एयरपोर्ट को लैंडिंग फीस देनी पड़ती है। फिर जब लैंडिंग के वक्त ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का यूज किया जाता है डायरेक्शंस के लिए या फिर क्लियरेंस के लिए, उसके भी चार्जेस एयरलाइन से वसूले जाते हैं एयरपोर्ट के थ्रू। फिर लैंड होने के बाद कोई भी एयरलाइन का जो एयरक्राफ्ट है वो किसी एयरपोर्ट पे कितनी भी देर तक रहे तो उस एयरपोर्ट पे पार्क होने के भी चार्जेस उस एयरलाइन को बेयर करने पड़ते हैं। और तो और मान लो अगर कोई प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड होता है इंडिया के और वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेंटेनेंस में चले जाता है, तो मेंटेनेंस के दौरान अगर उस एयरक्राफ्ट को किसी मैकेनिकल पार्ट को रिप्लेस करना होता है तो वो जो मैकेनिकल पार्ट होता है उस पर भी GST लगाया जाता है, जो एयरलाइन के लिए और भी डिफिकल्ट बन जाता है मेंटेनेंस करवाने के लिए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो एयरलाइन होते हैं वो इंडिया के बाहर जाके अपना मेंटेनेंस करवाते हैं ताकि उनको टैक्स रिलीफ मिल सके। इस एयरलाइन एंड एयरपोर्ट के अगर प्रॉफिट को कंपेयर करें तो एयरलाइन के कंपैरेटिवली एयरपोर्ट ज्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि बहुत से चार्जेस पैसेंजर से ही वसूल कर लिए जाते हैं। इंडिया के इतने सारे कंसिस्टेंट एयरलाइन में से एक इंडिगो ही एक ऐसी एयरलाइन है जो प्रॉफिटेबल चल रही है। एयर इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस बेयर किया था, और वहीं पे स्पाइसजेट जैसी एयरलाइन ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 300 करोड़ का लॉस बेयर किया था, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने सिर्फ 26 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। इंडिया का एयरलाइन बिजनेस जितना सिंपल दिखता है उतना ये है नहीं, और एयरपोर्ट एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं उसमें एयरलाइन के लिए प्रॉफिट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।